हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की क्लास जो कि उन छात्रों के लिए है जो कि अभी फिलहाल बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। वैसे कहे दोस्तों, ये व्याकरण की क्लासेस जितने भी एग्जामिनेशंस में व्याकरण पूछी जाती है उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लासेस वर्ण की क्लासेस होने वाली है। और वर्ण से आपके एग्जामिनेशन में निश्चित ही 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ तैयारी कर रहे हैं सभी को क्या करिए तो जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में और बहुत ही दमदार तरीके से ट्रिकी माध्यम से हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने ना पाए। जो भी क्वेश्चन यहां से आए आप बड़ी आराम से हल कर सको। सबसे पहले हम लोग वर्ण को जानते हैं, आखिरकार वर्ण किसे कहा जाता है। तो इसे हम लोग 2 शब्दों में जानते हैं। देखिए, या तो आप वर्ण कहिए या फिर अक्षर कहिए, ठीक है। वर्ण या अक्षर दोनों एक ही होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्वनि या शब्दों की सबसे जो छोटी इकाई होती है, लघुत्तम इकाई होती है, वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे लिखता हूं मैं राम, कहता हूं राम, तो यहां पर देखिए इसको जब हम लोग खंड करेंगे तो रा धन आ, ठीक है, रा धन आ धन मा, ठीक है। यहां पर देखिए एक एक खंड हो गया, र और आ मिलकर के आपस में रा, और यहां पर क्या है मा, तो ये क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। सिंपली यहां पर देख लीजिए र जो है ये अपने आप में क्या है, एक वर्ण है। क्या है, एक वर्ण है। यहां पर देखिए आ जो है ये क्या है, अपने आप में एक वर्ण है। और यहां पर देखिए मा जो क्या है, ये भी एक आपस में अपने आप में वर्ण है, ठीक है। तो यानी कि शब्दों की जो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वह क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ध्यान से समझिएगा, कुल और मूल में यहां पर अंतर होता है, ठीक है। कुल और मूल में क्या अंतर याद रखना है, तो देखिए अगर पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो मेरे भाई 52 वर्ण होते हैं। लेकिन जब पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप सीधा बताओगे 44 होता है। कितना होता है, 44 होता है। कैसे होता है, तो 11 गो होता है आपका स्वर वर्ण और 33 गो होता है मेरे भाई व्यंजन वर्ण। कुल मिलाकर कितने हो गए, 44 हो गए। तो याद रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है, स्वर वर्णों की कुल संख्या जो होती है 13 होती है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई मूल स्वर वर्णों की कुल संख्या जो होती है वह 11 ही होती है। कैसे होती है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, व्यंजन वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, 33 होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वर्ण के प्रकार को जानते हैं। तो यहां पर देखिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण में कितने शब्द है मेरे भाई, 2 शब्द है। वर्ण में कितने शब्द हैं, 2 शब्द है। यानी कि वर्ण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। सबसे पहला नंबर आपका स्वर वर्ण हो गया और दूसरा नंबर व्यंजन वर्ण हो गया। समझ में आई बात। चलिए बारी बारी से हम लोग पहले स्वर वर्ण को पढ़ेंगे, फिर हम लोग दोस्तों व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, पहला नंबर है आपका स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसको कहा जाता है, तो स्वर वर्ण देखिए वैसा वर्ण होता है जो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यानी कि जिसको बोलने में, जैसे कि कोई भी वर्ण अगर आप बोलते हो तो यह कहीं भी किसी से सहायता नहीं लेता, यानी कि स्वतंत्र रूप से। जैसे कहिए आ कहते हैं तो क्या देखिए आ में क्या होता है, मुंह का कोई भी भाग एक दूसरे को टच करता है कहीं, क्या बिल्कुल नहीं करता है सर। जैसे कहते हैं ई में कोई भी ई बोले तो क्या होता है, डायरेक्ट मुंह से, ये कंठ से डायरेक्ट आवाज बाहर निकल जाती है कि नहीं। तो ये किसी भी चीजों को नहीं छुपाता, अंदर से सीधा बाहर निकल जाता है साउंड। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अब देखिए स्वर वर्णों में भी 2 तरह के स्वर वर्ण होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्वर वर्ण और एक होता है संयुक्त स्वर वर्ण। याद रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राकृतिक स्वर वर्ण क्या क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आ, हर्ष ई और हर्ष उ, यानी कि छोटी मात्रा वाला जितना भी स्वर वर्ण है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक स्वर वर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं संयुक्त स्वर वर्ण की। तो संयुक्त स्वर वर्ण में देखिए क्या सब है, तो ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त स्वर वर्ण हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं स्वर वर्ण के प्रकार पर। तो देखिए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, समझिएगा इसको। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर वर्ण देखिए, स्वर लिखते हैं तो इसमें कितने वर्ण लिखते हैं मेरे भाई, स्वर में 3 वर्ण है। इसीलिए आप लोग क्या ध्यान रखोगे, स्वर वर्णों में स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो कुल 3 प्रकार होते हैं।
फर्स्ट नंबर देखिए, पहला नंबर क्या है, ह्रस्व स्वर वर्ण। क्या है पहला नंबर, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण। और तीसरा क्या है, तो प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, कंप्लीटली आ गई समझ में। आइए हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण की। तो ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है, देख लीजिए ह्रस्व स्वर वर्ण क्या होता है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में क्या लगता है, तो बहुत कम समय लगता है। क्या याद रखना है, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि देखिए, कहते हैं आ जस्ट बोला जाता है, बहुत जल्दी बोला जाता है। जैसे कहते हैं ई जल्दी बोला जाता है। जैसे कहते हैं ऊ जल्दी बोला जाता है। ए ओ देखिए, इस सब को बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका ह्रस्व स्वर वर्ण हो जाएगा। वही बात करते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि कहने का मतलब जिसमें बड़ी मात्रा लगी होगी। बड़ी मात्रा कहने का मतलब जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे कहते हैं आ, जैसे क्या कहते हैं आ, जैसे कहते हैं दीर्घ ई, या फिर कहते हैं दीर्घ ऊ, या फिर ऊ, या फिर कहते हैं आए, या फिर कहते हैं आओ। देखिए, इस सब को बोलने में क्या लगता है मेरे भाई, ज्यादा समय लगता है। इसलिए इन सभी वर्णों को क्या कहेंगे, इन सभी स्वर वर्णों को दीर्घ स्वर वर्ण कहेंगे। लेकिन यहां पर चलिए तीसरा स्वर वर्ण थोड़ा सा ये और भी पेचीदा है। प्लुत स्वर वर्ण किसको कहा जाता है, तो वैसा स्वर वर्ण होता है जिसको बोलने में दोगुना समय लगता है, या फिर हम कहें तो वैसा स्वर वर्ण जिसका प्रयोग जो है संभवतः किसमें, संस्कृत भाषाओं में की जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ओम, क्या कहते हैं भाई, ओम कहते हैं, तो ये लंबा खींचती है बातों को। क्या करती है, लंबा खींचा जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्लुत स्वर वर्ण। जैसे देखिए क्या है यहां पर राम, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें लंबा आवाज खींची जाती है, लंबी ध्वनि खींची जाती है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। कंप्लीटली समझ में आ गया होगा प्लुत स्वर वर्ण किसको कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण पर। तो व्यंजन वर्ण किसको कहिएगा, व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण होता है जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे क ऐसे लिखा जाता है, बट ऐसे क नहीं लिखा जाता है। देखिए क कैसे लिखा जाता है, क का जो सही लिखने का तरीका ये ऐसे लिखा जाता है। लेकिन मेरे भाई क्या होता है, इसमें अ स्वर वर्ण अगर मिल जाता है तब जाकर यह पूरा का बन जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब स्वर वर्ण की सहायता से जो वर्ण बोला जाता है उसे हम लोग कौन सा वर्ण कहते हैं मेरे भाई, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए क धन अ यानी कि क, च धन आ च, देखिए उच्चारण पर ध्यान दीजिए, म धन आ म, ठीक है, प धन अ प, इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। आइए हम लोग इसके प्रकार पर बात करते हैं। तो व्यंजन वर्ण के देखिए कुछ इस प्रकार से हमने इसे डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला आपका है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा है संघर्षी या उष्ण व्यंजन वर्ण, चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण, और सबसे आखिरी है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, समझ में आ गई। ये कुल मिलाकर कितने हो गए मेरे भाई, तो 5 हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। आइए हम लोग बारी बारी से इन पांचों को पढ़ेंगे। पूरा वर्ण आज एक ही क्लास में खत्म करेंगे, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है। वैसे तो ये अभी सारी बेसिक चीजें चल रही है, बाकी का जो सबसे मजेदार पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो तो आगे मैं बताने वाला हूं, जहां से आपके पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन छपता है। देखिए भाई, स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। सबसे पहला तो आपको एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, या फिर कह दिया जाए कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होते हैं कुल 25 होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपने इसे पढ़ा होगा, काखा गागा, चाचा जाजा, टाठा डाडा, ताथा दादा और पाफा बाबा। ये 5 गुना 5 यानी कि क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 25। ये आपका हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण। कौन सा व्यंजन वर्ण हो गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। जैसे सिंपली आपसे पूछ लिया जाए का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो देखिए आपको इसे कैसे याद रखना है। आपको इसे याद रखने के लिए अपने मुंह पर सिर्फ बोली पर ध्यान रखिए, अपने उच्चारण करने के तरीकों पर ध्यान रखिएगा, आप बड़ी आराम से कह सकते हो। शुरुआत होती है, कोई भी साउंड निकलती कहां से है, कंठ से निकलती है। कहां से निकलती है, कंठ से पहले निकलती है। ठीक है, बाकी के भागों को कहां छूती है, कब छूती है, ये देखते रहिए, लेकिन शुरुआत कहां से होती है, कंठ से होती है। तो सबसे पहला जो क आता है, क वर्ग, ये किसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ। सिंपली आ गई समझ में। काखा गाघा अंगा जितने भी है मेरे भाई, इसका उच्चारण हो जाएगा कंठ। देखिए बोलिए का बोलते हैं तो यहां पर से आवाज जो होती है क्या, डायरेक्ट कंठ से निकलता है। खा बोलने से क्या होता है,
खा जो है जैसे ही बोलते हैं आवाज पूरा कंठ से सीधे बाहर निकल जाता है, मुंह के किसी भी हिस्से को नहीं छूता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए जैसे बोलते हैं चावर्ग, चावर्ग में क्या आता है, चा छा जा झा या, ठीक है, चा छा जा झा या में आप लोग एक चीजें देखते होंगे, बोलिए चा, मेरे साथ बोलिए, जैसे ही बोलिएगा चा तो ऐसा लगता है कि आपकी जो जीभ है वह तालू को छूती है। किसको छूती है, तालू को छूती है, अर्थात कहने का मतलब चवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा अर्थात तालू हो जाएगा। ठीक है, वहीं देखिए जैसे ही हम पढ़ते हैं टाठा डाडा, टा पढ़िए, टा कहते हैं तो आपका जीभ मुड़ता है, बोलिए मेरे साथ, टा टा, टा बोलते हैं तो क्या होता है, जीभ मुड़ता है। मुड़ने के साथ ही ये कहां यानी कि मुड़ता है, यानी कि मूर्धन्य, मुड़ता है यानी कि कहां पर जाकर छूता है भाई, मूर्धा को जाकर छूता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा या फिर मूर्धा कह सकते हो। ठीक है, अब आगे बोलिए, आगे देखिए तावर्ग, ता कहते हैं, देखिए जी आपका कहां जाकर लगता है, ता कहते हैं तो दांत से जाकर जीभ लगता है। बिना दांत में लगाए हुए जी को बोल के दिखाइए, ता कैसे बोला जाता है, नहीं बोला जाएगा। ता कहिए, था कहिए, दा कहिए, धा कहिए, ना कहिए, जी जाकर कहां छूती है, तो मेरे भाई आपके दांत को छूती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत कहो या फिर दांत कहो। आगे चलिए, आगे है पावर्ग, पावर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सिंपली आपको याद रखना है, पा कहो, पा कहते हैं तो आपका ओठ सटता है, क्या सटता है, ओठ सटता है, बिना ओठ को सटाए हुए पा बोल के दिखाओ, फा बोल के दिखाओ, बा बोल के दिखाओ, भा बोल के दिखाओ, मा बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते हो, यानी कि क्या होगा, तो पवर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा या फिर ओठ कह सकते हो। सिंपली आपको समझ में आ गई होगी, उच्चारण स्थान पांचों ही वर्ण जो है आपका स्पर्शी वर्ण, इसके समूह का क्या हो जाएगा भाई, उच्चारण स्थान। जब भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बड़ी आराम से आप कह सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए इसी में कुछ और पेचीदा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है अघोष या फिर घोष वर्ण से, घोष कहे या सघोष कहे, यह दोनों एक ही होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जब भी आपसे घोष और अघोष में क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप कैसे करोगे। देखिए इन पांचों में ही, इस पांचों के समूह में ही आपको खोजना है अघोष और घोष। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, ये जो पहला वाला दो गो लेटर है, एक दो अघोष, 3 4 5 घोष, 1 2 अघोष, 3 4 5 घोष, कहने का मतलब पहला और दूसरा लेटर जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, आपका अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे बस याद हो जाएगी। बाकी देखिए ये 3 लेटर जो हैं इन पांचों का, ये 3 लेटर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा घोष कहिए या फिर सघोष कहिए, क्या कहो, घोष कहो या फिर सघोष कहो, ये आखिरी वाला 3 4 5 क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पर एक और पेचीदा क्वेश्चन देखिए जो कि आपसे पूछा जाता है अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण और महाप्राण में जैसे कि मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए का जो है यह अल्प प्राण और महाप्राण में क्या होगा, चलिए आप कमेंट करके हमको बताइए। अल्प प्राण और महाप्राण में का को क्या लगाओगे, अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा। तो आप लोग देखिए यहां पर कैसे चुनेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो मैंने क्या लिखा है, यहां पर अल्प प्राण को लिखा है ALP, क्या लिखा है, ALP। देखिए ए कहां, ABCD में पहला लेटर होता है ए, यानी कि सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एक से शुरू होगा और एक को छोड़ेगा। एक को कहने का मतलब ये कि एक से शुरू हुआ और एक को छोड़ेगा फिर अगले पे चलेगा, मतलब तीसरा नंबर, मतलब क्या, तीसरा नंबर। फिर देखिए एक को छोड़ेगा अगला नंबर यानी कि 5वां नंबर, अर्थात कहने का मतलब काखा गाघा में, यानी कि यहां से लेकर का चा टा पा ता, ठीक है, का चा टा तप, इन सभी में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वह मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका अल्प प्राण हो जाएगा। और बाकी का देखिए महाप्राण, महाप्राण को हम लोग लिखते हैं MP, महाप्राण। तो यहां पर देखिए 2 वर्ण आए यानी कि दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, समझ में आ गई, अल्प प्राण और महाप्राण भी समझ गए, अघोष सघोष भी समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आपसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन से। किससे पूछा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन से। आखिर अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। आप सिंपली याद रखोगे अंतःस्थ व्यंजन की संख्या
4 होती है। कौन कौन सा होता है? यारा लावा। क्या होता है? यारा लावा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतहस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। सिंपली समझ में आ गई। आगे चलिए, अगला नंबर है आपका संघर्षी या फिर उष्ण व्यंजन। किसको कहेंगे भाई? जिसको बोलने में, वैसा व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, या फिर बोलोगे तो क्या हो, गर्माहट सी महसूस हो, गर्माहट सा महसूस होगा, तो हम लोग उष्ण व्यंजन उसे कहेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कहिए तालाब्य सौ। क्या कहते हैं? वरी सौ। सौ कहने से क्या होता है? थोड़ा सा इसे बोलने में संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कहते हैं मूर्धन्य सौ, मूर्धन्य सौ। जैसे कहते हैं दंत सौ। क्या कहते हैं? दंत सौ, बड़ा सौ। हा कहते हैं। तो यहां से क्या आती है भाई? इसमें देखो, इसके उच्चारण में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्ण व्यंजन कहा जाता है, या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सिंपली समझ में आ गया। चलिए एक और व्यंजन आपको बताते हैं, वह क्या है? संयुक्त व्यंजन। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त मतलब क्या? यह दो वर्णों के मेल से बना, दो व्यंजन वर्णों के मेल से बना होता है, इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए अक्ष, जैसे है त्र, जैसे है ज्ञ, जैसे है स्र। ये चारों क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है? आगे है द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। यह किसको कहते हैं? तो देखिए, जब भी आप कभी भी तुम देखते होगे, जैसे तुम टाठा डाडा लिखते हो, क्या लिखते हो? टा ठा डा। ठीक है, टा ठा डा ढा, और इसके बाद लिखते हो अड़ा। ठीक है, ऐसे लिखते हो। तो आप क्या करते हो? इस ढा में यहां पर बिंदी लगा देते हो, लेकिन ये क्या होता है? गलत होता है। समझ गए? ये आ जाता है आपका द्विगुण व्यंजन में। किस में आ जाता है? आपको कैसे लिखना है? आपको सिंपली लिखना है, यहां पर जब भी आप टाठा डरा लिखो तो सीधा सीधा ऐसे लिखो, इसके नीचे बिंदी मत लगाना। समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? जब भी इसके नीचे बिंदी लगा दो, या फिर तुम देखते हो बड़ा वाला रा लिखते हो, डा के नीचे अगर यहां पर अनुस्वार लगा देते हो नीचे में, तो मेरे भाई क्या हो जाता है? ये रा कहलाता है, बड़ा वाला रा कहलाता है। तो ये दोनों क्या हो जाता है? इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं, या फिर उक्षिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखना, एक वर्ण और भी है, वह है आयोगवाह। क्या है? आयोगवाह। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई 11 होती है। अब देखिए, ये दो गो जो यहां से भाग जाता है, वो कहां भाग जाता है? तो दो गो भाग जाता है आपका आयोगवाह में। क्या सब भाग जाता है? एक अंग भाग जाता है और एक आह भाग जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है आयोगवाह। क्या कहा जाता है? आयोगवाह कहा जाता है। आ रही है समझ में? चलिए यहां पर आपसे इसमें घुमा फिरा कर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। जैसे पूछे अनुस्वार वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे भाई 1 होता है, अंग। ठीक है, जैसे पूछे विसर्ग वर्णों की संख्या कितनी होती है? मात्र 1 होता है, आह। ठीक है, याद रहेगी। चलिए अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जहां से एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। और अमूमन बच्चे यहां गलती करते हैं, बट आपको गलती नहीं करना है। गलती क्यों नहीं करना है? तो मैंने यहां पर आपको व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान बताया है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए आप फंस जाओगे, कहोगे सर आपने तो बताया था क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन आपने तो नहीं बताया था कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो समझ लीजिए, अ और आ, देखिए क वर्ग के साथ साथ एक स्वर वर्णों में अगर पूछ लिया जाए तो अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है। और उष्ण वर्ण में आपको ध्यान रखना है, ह और आह, ह और आह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझ में आ गई भाई? चलिए आगे देखना, आगे आपको याद रखना है तालव्य का उच्चारण स्थान। तो चवर्ग मैंने आपको बताया था तालव्य उच्चारण स्थान होता है इसका, लेकिन इसके साथ ही हर्ष ई और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान भी क्या होता है मेरे भाई? तालव्य होता है। इसके साथ ही य और तालव्य स, य और तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, आगे देखिए, मैंने आपको बताया टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, लेकिन इसके साथ साथ रिह जो कहते हो, रिह का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और साथ में देखिए र और ये क्या कहते हैं खटकोन वाला सौ, इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। आई बात समझ में? इसके बाद देखिए, इसके बाद लड़ी का उच्चारण स्थान क्या होता है? देखो लड़ी कहते हैं तो जीभ में जाकर क्या, जीभ कहां जाकर सरता है? तो दंत में जाकर सरता है, इसलिए इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत्य हो जाएगा। तवर्ग का मैंने आपको पहले ही बताया है, उच्चारण स्थान दंत्य होगा। इसके बाद इसके साथ ही देखिए, कहिए ला कहते हैं तो जी कहां जाकर सरता है? दांत में सरता है। सा कहते हैं, सा
सा कहो तो सा कहते हैं तो ये क्या कहां जाके सटता है भाई, बड़ी वाला सा में ये एक दांत को जाके सटता है, इसीलिए इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा भाई, दंत हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही देखिए अगला में मैंने आपको बताया था पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ऊ कहो, जैसे ही कहते हैं हर्ष ऊ कहते हैं तो देखिए आपका ओठ का सहारा मिलता है। ऊ कहने से क्या होता है, ओठ देखिए गोलाकार शेप बन जाता है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान हो गया। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे हम कहते हैं अंग अंग कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आवाज आपके नाक से आ रही है, जैसे कहते हैं डा, जैसे कहते हैं डा 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 कहते हैं तो ये जैसे लगता है कि हम लोग क्या कहते हैं ये नाक से बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं अड़ा, जैसे क्या कहते हैं अड़ा, ठीक है। तो क्या होता है भाई ये या कहते हैं या कहते हैं तो जैसा लगता है आवाज कहां से निकल रही है भाई, आपके नाक से निकल रहा है। जैसे कहते हैं क्या कहते हैं आधा अधूरा वाला अगर ना रहे, आधा अधूरा वाला मां रहे, तो ऐसे लगता है कि क्या होता है यहां पर आवाज कहां से निकल रही है, नाक से निकल रही है, तो सिंपली इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे आपको याद रखना है कंठ और तालव्य, ए और ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है यह कंठ तालव्य होता है, ठीक है। इसके बाद ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों इसमें प्रयोग होता है, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। चलिए आगे देखना, आगे यहां पर देखिए वाह कहते हैं तो देखिए वाह में जीभ ही जाकर कहां सटता है, जीभ जाकर के आपके दांत से भी सटता है, और मेरे भाई यह वाह कहते हैं तो आपका ओठ भी शेप बनाता है, क्या बनाता है, ओष्ठ भी शेप बनाता है। कहने का मतलब दांत प्लस ओष्ठ हो गया, यानी कि दंतोष्ठ हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं संयुक्त वर्णों के उच्चारण स्थान पर। संयुक्त वर्णों का उच्चारण स्थान, इसे याद रखना भी बहुत आसान होता है, ट्रिक के माध्यम से देखिए कैसे याद रखेंगे। संयुक्त वर्णों की संख्या मैंने आपको बताया कितना होता है, कुल मिलाकर 4 होता है, जिसमें सबसे पहला होता है अक्षा। देखिए अक्षा जो है, अक्षा या किन किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो आपको वैसे यहां पर मैंने लिखा है कि आधा का और खटकोन वाला सा से मिलकर बनता है, आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन सिंपली आपको ध्यान रखना है बड़ा क्या कहते हैं के, बड़ा वाला एस और इसके बाद एच। के से क्या होता है मेरे भाई, का होता है, के से क्या होता है, का होता है, और बड़ा वाला एस और एच के साथ मिलकर के ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है खटकोन वाला स। यहां पर देखिए का जो है ये आधा है, इसलिए यहां पर आधा लगा दिए, तो ये क्या हो गया, का धन सा, तो यानी कि का धन सा। अब देखिए का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कंठ होता है, लेकिन जब ये खटकोन वाला का है, खटकोन वाला सा है, तो इसका उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, मूर्धा होता है, यानी कि अक्षा का उच्चारण स्थान कंठ प्लस मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंठ प्लस मूर्धा हो जाएगा। फिर चलिए आगे देखना, अगला है आपका त्रा। अगला क्या है, त्रा है। अब देखिए त्रा कहते हैं तो हम यहां पर तो लिख दिए हैं कि ता हलंत और रा से मिलकर क्या बनता है भाई, त्रा बनता है। आप कैसे याद रखोगे, अंग्रेजी में इसे कैसे लिखते हैं, टी आर से त्रा, कैसे लिखते हैं, टी आर से त्रा। टी फो ता होता है, ता, टी फो ता, आधा ता और रा, आर फॉर रा, यह मिलकर के क्या बना दिया भाई, त्रा बना दिया। अब देखो ता का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, ता का उच्चारण स्थान दंत होता है, और रा का मैंने अभी बताया मूर्धा होता है। रा कहिए तो जीभ आपका मुर्ता है, तो मुर्ता यानी कि मूर्धा हो गया, तो इसका उच्चारण स्थान यानी कि त्रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत प्लस मूर्धा हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अगला है आपका ज्ञा। अगला क्या है, ज्ञा। ज्ञा कहने से इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहां ध्यान रखना है। देखिए ज्ञा जो मिलकर बना होता है ये आधा जा, हलंत वाला जा, और इसके बाद यहां से मिलकर बना होता है। तो अब देखिए यहां पर जा का उच्चारण स्थान सर तालु होता है, जा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, और यहां पर देखिए या का भी उच्चारण स्थान जो होता है यह तालु ही होता है। कहने का मतलब कि ज्ञा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। चलिए एक आखिरी है, और वह क्या है भाई, ये एक आखिरी में है आपका स्रा। क्या है, स्रा। स्रा जब कहते हैं तो कैसे लिखते हो इसे लिखते हैं सर एस एच आर, एस एच आर से स्रा। तो एस एच से तालव्य स आधा हो गया और रा हो गया आर से, तो यानी कि कहने का मतलब आधा वाला सा किसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाई, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु। और रा का उच्चारण स्थान क्या होता है सर, मूर्धा होता है, यानी कि कहने का मतलब स्रा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु प्लस मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु प्लस मूर्धा हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे डेली कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लेना है, ताकि यहां से जितने भी देखिए यहीं से क्वेश्चंस विशेषकर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपको चार्ट याद रखना है,
ये चार्ट याद रह गई, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसीलिए आप जरूर देखिए, क्योंकि आपको फंसाने के लिए एग्जाम में जैसे पूछ दिया जाए कि व का उच्चारण स्थान होता है, व का उच्चारण स्थान, आप कहोगे व, ये तो पढ़ा ही नहीं है भाई, व यहां पर देखिए जैसे कि दे दे आपका ऑप्शंस दंत, जैसे कि दे दे आपका ओष्ठ, जैसे यहां पर दे दे दंथोष्ठ, क्या दे दे दंथोष्ठ, तो इसमें आप क्या करोगे, तो सिंपली व कहते हैं, व कहते हैं, तो देखिए जीभ जो है आपका दांत को भी छूता है और ओठ भी आपका शेप बनाता है, यानी कि दंथोष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फंसाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, कंप्लीटली इसे तैयार कर लेना है। यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का पूछा जाएगा, 100% की गारंटी है। विशेष आप लोगों को यह क्लास अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।